बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है जनाब मंजूर। सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ मंजूरी दे दी थी। अब जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तो इस तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास जारी है। हो सकता है जिस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे हो उस वक्त तक कौमी असम्बली से भी ये तरमीम मंजूर हो चुकी हो। अच्छा, आज ही ये कौमी असम्बली से मंजूर होनी है। आज ही इसका सदर की तरफ से मंजूरी का नोटिफिकेशन होना है और आज ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और आज ही वो जो चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए कमेटी बननी है, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी, आज ही वो कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी और आज ही जुडिशियल कमीशन के जो पार्लिमानी अरकान हैं 4 नए शामिल किए गए हैं, उनकी नामजदगियां होनी है। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशियल कमीशन जो है वो आईनी बेंचों की तश्कील के हवाले से कार्रवाई शुरू करेगा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये मैं बता रहा हूं कि वही ये बेंच जो है वो तश्कील दे के जाएंगे। रिटायरमेंट से कबल वो ये काम करके जाएंगे। अच्छा, अब ये जो तरमीम आई है खासतौर पर अदालती सलाहत, इससे बहुत सारे 2 जज तो खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं बज़ाहिर, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में तो लोग बातें कर रहे थे, बल्कि वो भी खुद को 26 अक्टूबर को यानी 25 को काजी साहब रिटायर हो रहे थे, 26 अक्टूबर को वो खुद को चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठा हुआ देख रहे थे। क्या ये जो मुतासर होने वाले जज हैं वो और उनके जो काले पूर्ण साथी हैं वो चुप करके बैठे रहेंगे? वो कोई रखना अंदाजी की कोशिश करेंगे, कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे? वो क्या कर सकते हैं? क्या उनके पास इस हवाले से कोई इख्तियार है आईनी कानूनी? अच्छा, काले खून से मुझे याद आया कि आपको याद होगा कि मियां, बड़ा दिलचस्प किस्सा है जी। आपको याद होगा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं। उससे अगले दिन एक मुकदमे की समाअत के दौरान असलम अब्दुल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करके ये कहा था कि हम काली भेड़े नहीं, काले पूंड हैं, यानी उसे डंग मार दें। हाँ। और फिर जब इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जेल से अदालत में पेश हुए तो असलम अब्दुल्ला साहब ने उन्हें कहा, वो जो मखसूस रिश्तों वाला केस नहीं, उन्होंने एक अभी दौरान समाअत थी, इंटरम ऑर्डर ही था, तो इन्होंने एक अलग नोट दिया था जिसमें इन्होंने ये कहा था, जनाब ये तो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई को सीटें दी जा सकती हैं। और फिर अवाम ने तो जो है अपना जो हक राय दही है जो पीटीआई वालों के लिए इस्तेमाल किया है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्त है, बाद में इन्होंने किया भी वही। 8 जजों ने जो फैसला दिया वो उससे मिलता जुलता है। तो इन्होंने उनसे कहा इमरान खान से कि आपने मेरा वो नोट तो पढ़ा होगा। और उस वक्त जो वालहाना अंदाज था असलम अब्दुल्ला साहब का, वो देखने वाला था। मरे जा रहे थे और इनकी ख्वाहिश थी कि जनाब अपनी तमाम कुछ लग जे रहा था कि जैसे जनाब चाहते हैं कि जनाब अपना जो इल्म और अपना इख्तियार सब कुछ इमरान खान के ऊपर निशावर कर दें। अच्छा, अब जो निशावर करने वाली बात है ना, ये इमरान खान खुशकिस्मत आदमी है कि उससे मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, अंधी मोहब्बत करने वाले लोग। ये इनकी मोहब्बत बड़ी पुरानी है। ये जब चल रही थी ना 2007 में अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई, तो एक हमारे दोस्त हैं तस्नीफ खान साहब, वो ये बताते हैं, वो पीटीवी पे एंकर पर्सन भी रह चुके हुए, तो वो कहते हैं जब पीटीवी पे एक प्रोग्राम था, उन्होंने जो खतून थी उसकी प्रोड्यूसर, उसका नाम भी मुझे बताया था, मेरे जहन से नाम अब निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं जनाब मेरी गाड़ी में इमरान खान और असलम अब्दुल्ला साहब जो है ना, ये पीटीवी गए थे। वो कहते हैं ना मैं लेके, पहले वो कहते हैं बैठे हुए थे असलम अब्दुल्ला साहब गाड़ी में, तो बाद में इमरान खान साहब आए। जब इमरान खान साहब आए हैं तो असलम अब्दुल्ला साहब ने उनकी तारीफ शुरू कर दी कि क्या बात है जनाब, क्या आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, अभी भी यंग हैं आप, नौजवान लग रहे हैं, हमें तो पफिंग शफिंग करवानी पड़ती है, यानी मेकअप शेकअप करवाना पड़ता है, आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं। वो कह रहे कि इतनी ज्यादा चापलूसी और तारीफ किए जा रहे थे कि मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था और मैं ये देख रहा था कि इमरान खान भी इरिटेट हो रहे हैं उससे। इमरान खान को भी शायद अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से, यानी जिस हद तक जाके ये तारीफें कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ ना
तो उसके बाद इमरान खान बड़ी तेजी के साथ बाहर निकला और मुझे उसने कहा जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो। वो कहते हैं जनाब, उन्होंने, मैंने कहा जनाब वो आ रहे हैं, उन्होंने छड़ दे निकले। फिर इमरान खान का यार ये क्या अजीब बातें कर रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, इसको छोड़े और निकले। वो कहते हैं अतनुल्लाह साहब को वही पीटीवी सेंटर पे छोड़ के हम निकल गए थे। ये इनकी पुरानी मोहब्बतें हैं खान साहब, और यकतरफा मोहब्बतें हैं। खान साहब ने जो इनके साथ किया, वो पता नहीं इनको पता भी है कि नहीं पता। अतनुल्लाह साहब को खान साहब ने कहा था तौसीफ खान से कि गाड़ी निकालो और निकले। फिरोजबाद गर्दन रावी, ये कल ही मुझे तौसीफ खान साहब ने ये बात जो है ये बताई थी। तो बहरहाल, अच्छा, अब जो तरमीम की गई हैं, ये एक तरह से इस मुल्क में जुडिशल मार्शल था, अदालती मार्शल लगा हुआ था। जो दिल करे, माजी को छोड़े कि जनाब ये कैसे आमरों को तफज देती रही हैं हमारी अदालतें, 58(2)B के गैर कानूनी इकदाम को भी तफज देती रही हैं अदालतें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो अदालती मर्डर है उसका भी जिक्र किया जाता है। बहरहाल, ये इन्होंने भी इसी तरह की सूरत, जो माजी करीब में अगर जाए तो साकम निसार साहब तो ये ओपन कोर्ट में कहा करते थे कि ना मैं आइन का, मैं कानून शनून को नहीं मानता। अगर कोई कानून का हवाला देता था ना, मैंने खुद सुना हुआ कि वो कहता था ये कानून को मैं बुलडोज कर दूंगा, इस तरह का रवैया होता था। 5 साल जो एमपी है उनसे तो मैंने वैसे रिजाइन करवा देना था। ओपन कोर्ट में बातें की हुई उन्होंने ये। तो उनके बाद जो साहबान आए हैं चीफ जस्टिस के तौर पे, खोसा साहब, और फिर जो इन्होंने पनामा और कामा, ये वो सारा कुछ जो है मनमानियां, जो इनका दिल किया इन्होंने फैसले दिए। और फिर अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, अभी नजरसानी पेंडिंग पड़ी हुई है, और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करके जो पार्लियामेंट है वो इनके फैसले को गैर मौसर बना चुकी हुई है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं, जिद हैं कि नहीं, 12 जुलाई वाला जो हमारा फैसला है ना, उसके बाद अगर कोई कानून आ भी गया है तो फैसले पे अमल होगा। और भाई मेरे, कानून तो आपके सामने नहीं है, ये मिसकंडक्ट है सीधा सीधा। और यही जुडिशियल मार्शल है कि नहीं, जब हम उस कानून को, आप उस कानून को रिव्यू किए बगैर, उसको देखे बगैर, जुडिशियल रिव्यू के बगैर, अदालती जायजा लिए बगैर कैसे आप ये हुक्म जारी कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने किया। लेकिन ये अलग बात है कि उस पर अमल नहीं हो रहा, अभी तक अमल नहीं हुआ उस पर। तो ये क्या चुप करके बैठ जाएंगे ये लोग जो है? और दूसरा, मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा आइन पर चलने वाला, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करने वाला, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानने वाला चीफ जस्टिस ना आता, ये जो पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की है, ये कभी भी मंजूर ना हो सकती। 63A की जो तशरीह कर गए थे बंदयाल साहब, एजाज अल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, 2 जज, 5 रुकनी बेंच था ना, 2 जजों ने इख्तलाफ किया था, मंदो खेल साहब ने और मदर अल मियां खेल साहब ने। तो 3 जजों का वो फैसला था, अक्सरियती फैसला था। तो उसमें तो वो कहते हैं वोट जो है कंसिडर नहीं होगा, गिना ही नहीं जाएगा जो मुनहरफ अरकान है। अगर वो फैसला बरकरार रहता और काजी साहब वाला जो बेंच है नजरसानी करके 5 रुकनी बेंच मुतफिका तौर पे आइन को बहाल ना करते 63 को उसकी रूह के मुताबिक, तो ये जो तरमीम है ये कैसे मंजूर हो सकती थी? ये तो मंजूर, उन्होंने तो बहुत सारे आइन के जो आर्टिकल थे मुअत्तल कर दिए थे। अदम एतमाद नहीं हो सकता था जनाब किसी चीफ जो उनके खिलाफ, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खिलाफ। और फिर जो स्पीकर का इख्तियार था और जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, हत्ता कि जो सुप्रीम कोर्ट का अपील का इख्तियार था 63A वाले में केस में, वो सारे ही जो उन्होंने मुअत्तल कर दिए, खत्म कर दिए। बल्कि वो जो फैसला है ना नजरसानी का, वो पढ़े, पता चलता है कि जिन्हें जो जज साहबान थे ना फैसला देने वाले 3 जज, ये इन्होंने ना अदालती फैसले पढ़े हुए थे। अगर पढ़े हुए थे उन्होंने नजरअंदाज किया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया, आइन की तशरीह के जो मुरवजा असूल हैं उनको नजरअंदाज किया। बहुत सारी उसमें वो पढ़ने वाली जजमेंट है, उस पर मैं विला कर चुका हुआ हूँ, मैं बता चुका हूँ जनाब, ये तो बिल्कुल ही नैले हैं। हम तो समझते रहे कि जजों की आस्तीनों पे जो है वो लिखा होता है कानून, उनको अजबर होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नैले साबित हो गए। भारत अब ये क्या कर सकते हैं? पहले तो ये देखें ना, आईनी जो तरमीम की गई है, ये काजी साहब का जो किरदार है ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आपको याद है जब गोल्डन जुबली तकरीबात हो रही थी आइन की, तो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और राजा परवेज अशरफ जब स्पीकर थे, तो ऐवान में तमाम जजेस को मदऊ किया गया था
कोई जज नहीं पहुंचा था वहां। बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कादी साहब उस वक्त सीनियर जज थे, वो पहुंचे थे वहां। उन्होंने आइन की किताब लहराई थी, आइन की बालादस्ती की बात की थी और पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की थी। और उन्होंने वो जो बात की थी वो आखिरी वक्त तक, जब वो रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने बात निभाई है। उन्होंने देखें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट जो है, अगर वो अपने हक से दस्तबरदार ना होते और बाकी जजों के साथ मिल जाता कि जनाब जो मास्टर ऑफ रोस्टर है वो तो चीफ जस्टिस है, ये फैसला जो है ये आइन से मुतसादम है, हमारे मामलात में मुदाखलत है, वो उन्होंने कहा नहीं ना, मैं अपने हक से दस्तबरदार होता हूँ, मैं मुझे मास्टर बनने का शौक नहीं है। वो कमेटी जो है वो बने, कमेटी फैसला करे, प्रोसीजर कमेटी। और फिर जब ऑर्डिनेंस आया है और ऑर्डिनेंस के जरिए ये कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब होंगे और सीनियर 3 जज होंगे और एक बंदा जो है वो नामजद करेंगे चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने उस कमेटी को गैर फाल बना दिया था। फिर मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया। अगर कादी साहब इन कवानीन को तस्लीम ना करते और माजी की तरह जुडिशियल मार्शल आर्ट डिक्टेटर के तौर पे इकदाम करते रहते तो ये तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि जी आईनी तरमीम मंजूर हो सकते। अब कहते जब आप इतनी जल्दी क्या है, उमर यूसुफ करते ये 31 अक्टूबर की वजह से, फला तारीख की वजह से, और बिलावल भुट्टो ने बता दिया था भाई अगर ये ना होता, काजी साहब ना होते चीफ जस्टिस, तो इन्होंने वो मसवदा ही मुअत्तल कर देना था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल नहीं कर दिया था मंजूर होने से पहले ही इन्होंने। तो फिर आप क्या करते? उन्होंने कहा कि जनाब ये अदारे आमने सामने आ जाते, इसलिए हम चाहते हैं कि काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले ये मामला हो जाए। इसका क्रेडिट उनको जाता है, सियासतदानों को भी जाता है। ये जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो लौरिये जो कहते हैं और शहजादा लगा, शहजादा, ये शहजादा लगा। उन्होंने जिस अंदाज में काम किया है इस तरमीम के लिए और इसको अपनी वालदा की मिरास समझते हुए उन्होंने जिस तरह काम किया है, मुझे जाती तौर पर इल्म है कि जो हुकूमत के लोग हैं वो बीच बीच में गुस्से में भी आ जाते थे कि ये क्या हो रहा है। तो उनको जो तहम्मुल और बर्दाश्त के लिए जो काम किया है इन्होंने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और मौलाना साहब के साथ 6-6 घंटे बैठ के उनको कायल करने की कोशिश की है, कोई ना कोई नतीजे पे किसी न किसी पे पहुंचे हैं, वो सारी चीजें। तो बिलावल को इसका सारे क्रेडिट दे रहे हैं उसको, बिलावल भुट्टो जरदारी को, और बनता है, मेरिट पे बनता है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है, बीच में एक दिन पहले कुछ मामला ऐसे हुए हैं कि उन्हें ये कहना पड़ा कि जनाब हमारे पास जो है वो तादाद पूरी है, तो मौलाना साहब दसो तुसी करना कीएगा। तो मौलाना साहब बड़े दीर्घ सियासतदान है, उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल एक दिन इन्होंने मैं पीटीए वाले पूछ लवा की करना। और फिर उसका नतीजा क्या निकला, पीटीए वाले, ये सबको पता था कि पीटीआई वालों ने ये करना ही नहीं, क्योंकि इमरान खान की तरफ से इजाजत नहीं मिलनी थी, ना मिली उन्हें। लेकिन ये हुआ कि जो उनके चेयरमैन है गौहर अली खान साहब, वो मौलाना साहब की तारीफें कर रहे हैं, उनके तदब्बर की तस्वीरें तारीफें कर रहे हैं, उनकी जो कहते हैं जनाब आइंदा भी हमारा तल्लक जो है ये रहेगा, और मौलाना साहब अगर आईनी तरमीम के हक में वोट दे भी रहे हैं तो हमें इस पर उनसे कोई गिला नहीं। और मौलाना साहब ने जो वहां एक बात की कि जनाब ये जो है मसवदा जो है ना, मसवदा आइन का, इसमें तो इनको इतराज ही नहीं, इसमें तो ये राजी हैं। ये तो एहतजाजन के हमारे कायदीन जो हैं और हमारे कारकुन पकड़े हुए हैं, इसलिए ये बाइकाट कर रहे हैं, या ये इसलिए ये इस तरमीम की जो है मुखालफत कर रहे हैं। और उमर यूब साहब जो हैं उन्होंने भी कौमी असम्बली में मौलाना साहब की तारीफ क्या बल्कि बहुत ज्यादा तारीफ की। और मौलाना साहब नमाज पढ़ने गए होते, वापस आए तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब अभी मैं आपकी तारीफ कर रहा था। उमर यूब साहब, जैसे वो नहीं अतर मिल्ला साहब कह रहे थे, जनाब आपने वो पढ़ा है मेरा नोट, आपने यकीनन मेरा नोट पढ़ा होगा, उसी तरह की बात ये कर रहे थे। तो फिर नवाज शरीफ को भी क्रेडिट जाता है, जरदारी साहब को भी जाता है, शहबाज शरीफ को भी जाता है, मोहसिन नकवी को जाता है, और आजम वजीर तारण को जाता है। आजम वजीर तारण पे मेरे ख्याल सुता ही नहीं है इतने दिनों का, जिन का मसला बनाया है ना, इधरों निकले उधरों निकले, ओस्कार से निकले, और फिर साथ साथ जो तजावीज आ रही है उसके साथ अमेंडमेंट्स हो रही है उसमें। ये काफी मुश्किल काम था, बड़ा सिर दर्द सीगा जिन्होंने बहरहाल पार्लीमेंट ने किया, और पर कट देते ने इन्होंने जेडे आइन तो अगे जाके वध के करते थे ना। एक तो वो ये जो ये एक आर्टिकल आइन का जनाब इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भी उन्होंने तरमीम कर दी है।
उनका नहीं साहब, जो प्रेयर है ना, जो इस्तदा है बंदे की दरखास्त में, उससे आगे जाके आप कुछ नहीं कर सकते जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे जो नशिस्तें हैं जी उनको दे दी पीटीआई को। ये कहाँ का कानून है और कहाँ का इंसाफ है? ये मुकम्मल इंसाफ है, इंसाफ की मुकम्मल फराहमी का इख्तियार है। ये तो किसी खास बंदे के हक में इस्तेमाल किया आपने इख्तियार। और दूसरा यह कि 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, 8 उसमें कौमी असम्बली के अरकान होंगे और 4 सेनेटर होंगे और आधे अपोजिशन के होंगे, आधे हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचों से लिए जाएंगे। और वो कमेटी जो है वो ये 26 तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जो सीनियर तरीन 3 जज हैं, यानी मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब, इन तीनों में से एक नाम जो है वो फिटनेस और सीनियरिटी दोनों को मिला के देखेंगे और एक बंदे को वो नामजद करेंगे और फिर उसका नोटिफिकेशन होगा। वज़ीर आज़म के तवस्सुत से वो जाएगी एडवाइस जो है सदर को और उसका फिर नोटिफिकेशन होगा। तो ये क्या ये कबूल कर लेंगे इसको? और दूसरा जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली कर दी गई है। पहले जुडिशल कमीशन में एक यानी चीफ जस्टिस हो गए, 4 सीनियर तरीन जज हो गए और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता था। इस वक्त जो मेंबर है ना वो मंजूर मलिक साहब हैं और वो मंसूर अली शाह साहब और वो एक ने बड़ा उन्होंने आपस चेहराना आएगा। उन्होंने पहले जो है वो काजी फाइज ईसा का वो नहीं रेफरेंस वाला केस काजी साहब के खिलाफ फैसला कर दिया था कि जनाब भेजिए एफबीआर को। बाद में मंसूर अली शाह साहब के साथ जो गटमेंट हुई तो फिर वो रिटायरमेंट से कुछ देर पहले वो रिव्यू में वो काजी साहब के हक में फैसला दे गए थे। तो वो अब फारग हो गए, वो रिटायर्ड जज वाला निकाल दिया उन्होंने। अब चीफ जस्टिस और 3 सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के और एक आईनी अदालत का सीनियर तरीन जज वो उसमें होगा और 4 पार्लियामेंटेरियन होंगे उसमें, 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, यानी कि एक अपोजिशन से, एक ट्रेजरी बेंचों से। और फिर उसमें वो पुराने लोग जो हैं अटॉर्नी जनरल भी होंगे, वज़ीर कानून भी होंगे, वकला का नुमाइंदा भी होगा, ये लोग भी इसमें शामिल होंगे। यानी जो अब उसका टिल्ट है वो पार्लियामेंट और हुकूमत की तरफ झुकाव जो है अददी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ वो उधर चला गया। उसने ही ये जो आईनी अदालत है उसके जो बेंच हैं उनके अरकान का तकर्रर करना है और तादाद का जो तयन है वो भी उसी जो जुडिशल कमीशन है उसने करना है, जिसमें एक और भी इख्तियार दिया गया कि जो हाई कोर्ट्स के जज है ना इनकी कारकर्दगी भी सालाना आपने चेक करनी है। जो नेले जज है ना जो काम नहीं करते वे नहीं तनख्वाह लेंदे ने, उन्होंने मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजो जनाब। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले तो ना कोई बंदा दिमागी तौर पर बीमार है जज या जिस्मानी तौर पर काम करने के काबिल नहीं है या बहुत बड़ा मिसकंडक्ट कर गया हुआ है तो उनको निकाला जा सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है सिफारिश कर सकते हैं। अब इनएफिशिएंसी की बुनियाद पे नल्ले जजों के खिलाफ जो है जिनकी कारकर्दगी नाकस है उनके खिलाफ भी जुडिशल कमीशन जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज सकेगा, सिफारिश कर सकेगा। पर वो भी मियार तय करेंगे कि किस वजह से किस हद तक काम करना होगा एक जज को। अगर वो नहीं करेगा तो उसको नैला समझा जाएगा या कामचोर समझा जाएगा। तो वो बहरहाल अभी होना बाकी है। तो ये अब जो जजेस हैं 3 सीनियर तरीन जजेस जिनमें 2 नजरअंदाज होने का इम्कान है, वो नजरअंदाज हो जाएंगे और याहिया अफरीदी साहब के नाम पे जो कुर्रा निकलेगा। कल के विलाग में मैंने एक खदशे का इज़हार किया था कि ये अतनुल्लाह साहब, मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब ने एक ला फर्म बनाई थी और तीनों दोस्त जो हैं इसका इजहार भी किया है उन्होंने अमेरिका में खिताब के दौरान अतनुल्लाह साहब ने। तो ये इन्होंने मिलके ला फर्म, तीनों जो हैं उस ला फर्म के पार्टनर जो हैं ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये खदशा बयान किया जा रहा है कि शायद उन पर दबाव डाला जाए कि जनाब याहिया अफरीदी साहब आप ऐसा करें कि आप हल्फ लेने से इनकार कर देंगे तो हम भी दोनों जजेस जो हैं वो रिजाइन जरूर कर देते हैं, हमारे साथ कुछ और भी कर देंगे, प्रेशर सा बन जाएगा और तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। मुकला जो है पहले ही बड़े गर्म हैं, हामिद खान ग्रुप एक ही ग्रुप है ना, वो भी अब वो उनमें दमखमनी है। माजी में 2007 वाली तहरीक के पीछे कियानी साहब थे, आईएसआई के जो चीफ थे, वो सारा कुछ इनको गाइड करते थे कैसे करना क्या नहीं करना, उनके साथ मिले हुए थे। ये मामला हुआ था उस वक्त, एमईपीटीवी पे शो नहीं हो रहे थे इनके जो मुकला तहरीक के हवाले से। बहरहाल वो ये किया जा सकता। अब इन्होंने जो तरमीम की है उसमें ये भी लिख दिया है कि जनाब अगर किसी जज को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया जाता है
और वो हलफ नहीं उठाता या इनकार कर देता है वो ओहदा कबूल करने से, तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा, कर जावे। जितना हाई कोर्ट के जज को अगर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और वो इनकार कर दे जाने से, तो वो रिटायर्ड तस्वर किया जाता है। अमीरुल मुल्क मेंगल साहब चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो जब उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश की गई मुशर्रफ दौर में, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, उनसे रिटायर हो गया, फिर रिटायर कर देता है। तो फिर उनके बाद जो सीनियर मोस्ट होंगे वो जज साहब जो हैं उनको देखा जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, पहले 2 दफा। फिर उनके बाद कौन है? उनके बाद है अमीरुद्दीन खान साहब, वो चीफ जस्टिस बन गए। अगर याहिया अफरीदी साहब, मैंने वैसे इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले आदमी हैं। ये यारियां दोस्ती इन्होंने निभाई, जो भी फैसले दिए इंडिपेंडेंटली दिए हैं, आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है ना कि जो ब्रदर जजेस हैं वो ये कहते हैं कि अनप्रडिक्टेबल है, इनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। इन्होंने जो फैसले दिए हैं ना, वो भी एक नए नुक्ते की बुनियाद पे, कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं निकाली हैं। इवन ये कि काजी साहब का जो रेफरेंस था उनके खिलाफ, इन्होंने काजी साहब की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, लेकिन रेफरेंस के खिलाफ जो वकला की दरखास्त थी, बार की जो दरखास्त थी, वो इन्होंने मंजूर कर ली थी। यानी फैसला काजी साहब के हक में हुआ था, लेकिन काजी साहब की दरखास्त इन्होंने मुस्तरद कर दी थी। बहरहाल अब एक इसमें और चीज आ गई है कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल एक बंदा जो है चीफ जस्टिस रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर वो रिटायरमेंट की उम्र उसकी पहले हो जाती है, ये पहले भी मैंने अर्ज किया था कि 65 साल पहले उसकी उम्र हो जाती है, रिटायरमेंट उम्र 65 साल ही है, तो फिर वो साहब जो है वो साल बाद भी जा सकते हैं, 1.5 साल बाद भी जा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी रिटायरमेंट की उम्र बहुत बाकी है, तो फिर वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। जैसे याहिया अफरीदी साहब जो हैं, ये इन्होंने 22 जनवरी 2030 को रिटायर होना है। अगर ये 26 अक्टूबर को हल्फ उठाते हैं चीफ जस्टिस का, तो इन्होंने 25 अक्टूबर 2027 को रिटायर होना है। और 3 साल यानी तकरीबन 2.5-3 साल पहले, यानी 22 जनवरी 2030 की बजाय इन्होंने 25 अक्टूबर 2027 को रिटायर होना है। अच्छा, इनकी रिटायरमेंट से एक और बड़ी दिलचस्प सूरत बनी है। ये जो 8 जजेस ने इन्होंने फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों वाला, उनमें मोहम्मद अली मदर साहब भी शामिल हैं। अब अगर ये 3 साल का ना टर्न्योर हो और ये 2030 तक जाएं, तो मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाए बीच में। उन्होंने 4 अक्टूबर 2029 को 29 को उन्होंने रिटायर होना है। ये 30 तक जाते तो उन्होंने रिटायर हो जाना था। अब अगर ये 27 को रिटायर होते हैं याहिया अफरीदी साहब, तो मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं वो जो 3 सीनियर तरीन जज होंगे नए चीफ जस्टिस के लिए, उनमें मोहम्मद अली मदर साहब का नाम आ रहा है, आशा मलिक साहबा का नाम भी आ रहा है, शाद वहीद का नाम भी आ रहा है। तो ये कुर्रा जो है मोहम्मद अली मदर के नाम पे ये निकल सकता है। एक मफरूजे की बुनियाद में बात कर रहा हूँ कि अगर याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं, तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो कंसिडर होंगे। और अमीनुद्दीन खान अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो वो 31 नवंबर 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। और उसके बाद जमाल खान बंदोखेल साहब जो हैं 11 नवंबर 2026 तक चीफ जस्टिस हो सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि याहिया अफरीदी साहब, और वैसे भी ये जो हैं ये बड़े तेज लोग हैं, ये वाले लोग हैं ना जो ये काले मूंड वाले, ये बड़े एक्टिव, बड़े तेज, बड़ी कैलकुलेशन करके ये चलते हैं कि फलां, और ये अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे जना पता नहीं कब तक रहना है, और उसके बाद अगर हमारा चीफ जस्टिस होगा तो पता नहीं क्या सूरत हाल बन जाएगी, किसी वक्त हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं ये। तो बहरहाल ये अब तरमीम हो गई है और इसके मुताबिक जो है ये, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो, अच्छा एक और बात जो की जा रही है कि जब ये हाई कोर्ट के एक अदालत से दूसरी अदालत में मुकदमा ले जाया जा सकता है, तो ये क्या बात हुई? ये भाई जी पहले से ही आइन में ये मौजूद है। आइन का आर्टिकल 186E है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर करीने इंसाफ समझती है किसी चीज को, तो एक हाई कोर्ट से मुकदमा दूसरी हाई कोर्ट को समाअत के लिए तफवीज किया जा सकता है। अब उसमें एक छोटा सा इजाफा किया उन्होंने ये किया है कि ऐसा मुकदमा जो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाना हो, अदालत समझे, तो वो चाहे तो मुंतकिल कर दे, चाहे तो वो अपने पास ले आए उसको। पहले भी अमली तौर पे ऐसे होता है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है अभी इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ, किसी हाई कोर्ट के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट तमाम हाई कोर्ट्स का रिकॉर्ड मंगवा लेती है। लेकिन अब उन्होंने इसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, और फिर
हाई कोर्ट्स में भी आईनी बेंच बनेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे ही आईनी बेंच बनेंगे, लेकिन उसको उन्होंने ये कर दिया कि जो मुतलका सूबाई असम्बली है वो सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी एक करेगी या मंजूरी देगी इसकी कि जब साड़ी हाई कोर्ट देगी इतने भी आईनी बेंच बनने चाहिए। और फिर जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है 184 सो मोटो वगैरह, ये वो बुनियादी आईनी हकूक वगैरह, ये सारे जो है वो आईनी बेंच सुनेगा। और जो सदर एडवाइजरी जो इनकी जुरिडिक्शन है, जो इनसे मशवरा मांगता है रेफरेंस भेज के, वो भी वो बेंच सुनेगा और जो आईनी बेंच है। और फिर जो नीचे से अपीलें जाएंगे हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट्स के जो बेंच होंगे आईनी बेंच, उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलें जाएंगी आर्टिकल 199 के तहत बुनियादी हकूक से मुतल्लिक़ जो मामला है रिट जुरिडिक्शन में, जो वो भी ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो उनके खिलाफ अपीलें भी वही बेंच सुनेगा। और जो आईनी बेंच बना है इसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। अच्छा, अब एक और भी मैं बात बता दूं कि ये जजों की तादाद जो सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी इजाफा होना है, नए जज भी मुकर्रर होने हैं। ये जज तो आईनी मामला देख रहे होंगे, ये वाले जो हैं, अगर 7 रुकनी बनता है, 9 रुकनी बनता है, जितने रुकनी वो समझता है जुडिशल कमीशन, और मेरा ख्याल है कि पहली दफा 9 रुकनी बन सकता है, क्योंकि नजरसानी वाला जो मामला है ना, वो ये 8 रुकनी मेरा ख्याल, ये यानी सब सूबों से एक एक 2-2 जज ले लिए जाए, तो मे भी ये 8 रुकनी बने, क्योंकि अभी नजरसानी जो है मखसूस रिश्तेदारी वो पेंडिंग है, तो नजरसानी उधर चले जानी है। अब वहां से यानी तमाम मुकदमात जहां से हाई कोर्ट से लेके जो आईनी मामलात हैं, आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ा या कानून की तशरीह से मुतल्लिक़ा मामलात हैं, वो अब उस बेंच में, आईनी बेंच में चले जाएंगे। बहरहाल मेरा ये अंदाजा है कि कम से कम 8 रुकनी बेंच जो है ये पहली मरतबा शायद बनाया जाए। तो बहरहाल अब ये जो जुडिशल मार्शल वाला ये तो हो गया मामला खत्म। ये अगर लगाने की कोशिश करते हैं डिक्टेटरशिप के जरिए, तो वो मैंने पहले अर्ज किया हुआ है कि हुकूमत ने मुतबादल बंदोबस्त किया, एक बंदोबस्त सामने भी आ गया ना कि अगर ये यही अफरीदी साहब को मजबूर करते हैं, मजबूर होने लगते नहीं वैसे बंदे हो, तो फिर वो रिटायर्ड समझे जाएंगे और उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं। हाँ, मैंने एक बंदे से बात की, हुकूमत के बंदे से, तो मैंने कहा यार ये जो एहतजाज वगैरह का मंसूर अली शाह को हटा दिया गया, आप मंसूर अली शाह साहब को बना दें, इसमें क्या है। तो मुझे मौलाना ने कहा ना कि जो सांप है हमने उसके दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं फौज के बारे में कहा है, बिलावल ने कहा जनाब ये अदलिया के बारे में कहा है, जो खानों में चौरी वेली अदलिया थी। तो वो मैं समझता हूँ कि शायद वो काले सांप की बजाय वो काले पूंड कहना चाह रहे थे, काले पूंड का डांग कट देता। तो अब जब डांग ही निकल गया है तो मंसूर अली शाह बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो उनका नहीं, ये नहीं होना, यानी कि मंसूर अली शाह साहब, मैं एहतजाज से रुक जाएंगे सारा कुछ, उनका नहीं। वो जो बिलावल साहब ने कहा था ना कि जनाब ये तो मैनेज ही नहीं कर सकते जो जजेस हैं सियासी मकासद वाले, कि मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर मौलाना ने जो बात की है कि वो कहते हैं किसी के वहम गुमान में नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो तो इन्होंने मतनाज़ा बनाया पीटीए वालों ने, ये क्या क्या कह जनाब मंसूर अली शाह आएगा। मंसूर अली शाह आदमी जेड़े थे बिलागर वगैरह, उन्होंने काम चुके ऐसे ना, मंसूर अली शाह साहब आएंगे, 4 हल्के खुलेंगे, हुकूमत घर जाएगी, 9 मई वाले जो लोग हैं मुल्ज़म बाहर आएंगे, जुडिशल कमीशन बनेगा। वो कहते हैं इन्होंने मुतनाज़ा बनाया है मंसूर अली शाह साहब को। बहरहाल इनके पास इख्तियार कोई नहीं है, रोक नहीं सकते, किसी इख्तियार के तहत नहीं रोक सकते। हाँ, इस तरह की चल के जनाब चलो तहरीक चल जाएगी, तहरीक में शामिल हो जाएंगे, हम इफ्तारों में चोरी बनने की कोशिश करें। इफ्तारों में चोरी के पीछे और बड़ी ताकत सी, पूरी सियासी जमात उन्होंने नाल खड़ियां सी। एक और साहब हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े रहे हैं, हर किस्म के प्रेशर और दबाव बर्दाश्त किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दबके चले ने उन्होंने, और नामजद किन्होंने किए सी, उन्होंने ना किन्होंने दिता सी, इमरान खान साहब ने, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और अब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया हुआ है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ये मखसूस रिश्ते पीटीए को दे दें, इस तरह की बातें शर्तें जो की जा रही हैं। तो अब 215 में भी एक आइन का आर्टिकल उसमें तरमीम कर देंगे। पहले ये था कि आप अपनी टेन्योर पूरा करके ये खत्म, तो नए आएंगे। अब उन्होंने ये कर दिया कि जब अगर इनका टेन्योर पूरा भी हो गया ना इलेक्शन कमीशनर का या चीफ इलेक्शन कमीशनर का या इलेक्शन मेंबरान का, तो फिर नए तकर्रर तक वो कंटिन्यू करेंगे, अपने होते पे बरकरार रहेंगे।
बहरहाल जो तरमीम है उससे मुझे ये लग रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में ये इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अमन और सुकून के साथ, शांति के साथ इन तरमीम पर अमल होता है और मामलात आगे बढ़ते हैं, तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, अदालती इस्तेहकाम भी आएगा, आइनी इस्तेहकाम भी आएगा, कानूनी इस्तेहकाम भी आएगा। अगर इस तरह का इस्तेहकाम मुल्क में कायम हो रहा हो, तो फिर लाजमी तौर पे मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी आता है। और मेरा ख्याल है ये कुदरत की तरफ से हुआ है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कि इन्हीं के हाथों सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनको नामजद करवा दिया इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा बंदा जिनको इन्होंने घर भेजने की पूरी कोशिश की, वो चीफ जस्टिस बन गया और वो खड़ा रहा अपनी बात पे। पहले दिन जो बात की थी उसी पे खड़ा रहा। कौन साथ रहा, मैंने कल भी कहा था, कौन साथ छोड़ गया, अब कौन साथ खड़ा है, ये नहीं देखा उन्होंने। वो आइन के साथ खड़े रहे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, मजीद बेहतरी देखेंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।